नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जाहिर सी बात, उन्होंने इस पर अपना अफसोस भी जाहिर किया है, उसे भी हम आपके सामने दिखाएंगे। महिलाओं के साथ शोषण का मामला जैसे जैसे सामने आता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले अगर देखें तो इस मामले में कई कड़ियां आती हुई दिखाई दी और तमाम लोगों के नाम सामने आते दिखाई दिए। उसके बाद अचानक ये मामला सुर्खियों में बन गया। एक पत्रकार, एक जज, सीनियर एडवोकेट, तमाम तरह के बाबा, तमाम लोगों पर आरोप लगता रहा। लेकिन इसके साथ साथ एक मानसिकता भी घर करती गई, जो कि कई कॉर्पोरेट हाउसेस में भी आती गई। क्या महिलाओं के साथ अव्यवहार कर पाना, उनसे बातचीत कर पाना, उनसे एक तरह से संवाद स्थापित कर पाना अपने आप में आसान है? क्या यह संभव नहीं होगा कि जैसे ही आप कुछ कहें, इसे अन्यथा ले लिया जाएगा और उसके बाद एक नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा? इस बाबत कई कॉर्पोरेट हाउसेस में ट्रेनिंग भी दी गई सीनियर मैनेजमेंट को कि आप अपनी महिला एम्प्लॉइज के साथ किस तरीके से व्यवहार करें। और इन तमाम लोगों का बस एक ही कहना था, भाई साहब अब तो हमें डर लगता है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी अफसरों से रिटायर्ड जज तक और साधुओं से लेकर पत्रकार तक सबके दामन पर दाग लग रहे हैं। इल्जामों पर कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक तबका ये दावा भी कर रहा है कि अब डर लगता है। डर महिलाओं से बात करने में, डर महिलाओं को नौकरी देने में। इस डर से केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला भी डरे हुए हैं। यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर बवाल मचना था और वो मचा भी, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली महिला आयोग को अब्दुल्ला के बयान में ऐसा कुछ नहीं नजर आया जिसे गलत ठहराया जा सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना बयान भी वापस लें। कोई ऐसी बात नहीं कह दी है कि जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक हो। महिला आयोग भले ही फारूक अब्दुल्ला को क्लीन चिट दे रहा हो, लेकिन विरोधियों का ऐसा कोई इरादा नहीं। और फिर वो विपक्ष ही क्या जो इस तरह के मौके को हाथ से जाने दे। मुझे लगता है एक वरिष्ठ नेता के मुख से इस बात का संकेत आना कि महिला अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ती है और महिला को अगर प्रताड़ित किया जाता है और वो आवाज उठाती है, तो इस प्रकार का हल्का बयान आना, वो भी संसद से, वो संसद की गरिमा को भी कम करता है और समाज को भी एक गलत संदेश देता है। जिनके मन खराब हैं उनको लड़कियों से बात करने में वाकई में दिक्कत आएगी। जिनके मन स्वच्छ हैं उनको न पहले दिक्कत थी न अब दिक्कत है। फारूक अब्दुल्ला ने ये विवादित बयान शुक्रवार की सुबह दिया था, लेकिन उन्हें जल्द ही नुकसान का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी। लेकिन विवाद का ठीकरा मीडिया के सिर पर फोड़ना नहीं भूले। अरे यार काहे को मुझको फंसा रहे हो? तुम्हारा मीडिया और तो कुछ कर नहीं सकता है। कभी तो मोदी को पकड़ लेते हो, कभी किसी चीज को पकड़ लेते हो। अब क्या औरतों को ही पकड़ना है तुम लोगों ने? सारे मर्दों को तुम जेल भेज दो सीधा। भले ही फारूक ने माफी मांग ली हो, लेकिन एक ऐसे दौर में जब महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ी हो, फारूक अब्दुल्ला का ये बयान उन्हें कुछ और दिनों तक परेशान कर सकता है। वहीं देश में एक नई बहस भी छिड़ गई है कि आखिर डर क्यों लगता है। फारूक अब्दुल्ला को लगा कि उनके बयान से बवाल और बढ़ेगा, तो उन्होंने अपनी बयान से माफी मांग ली। लेकिन इसी संसद में निर्भया कांड के बाद कानून और सख्त करने की मांग उठी थी और फारूक अब्दुल्ला वैसे भी महिला आरक्षण और महिला अधिकारों के हितैषी हैं। लेकिन जिस तरह का बयान दिया तो शायद उनसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक बात साफ है, समाज को अपना नजरिया महिलाओं के प्रति और बदलना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अब एक नया विवाद उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है और खास करके महिला आयोग के अध्यक्ष की बात बड़ी ही इसमें सोचने योग्य है। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पिंकी आनंद जी, जो कि वकील भी हैं और बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ निकुंज मलिक जी हैं, जो कि एक अभिनेत्री हैं, और साथ साथ यहाँ पर मेरे साथ वरिष्ठ पैनल मौजूद है। हमारे साथ अनुजा कपूर मौजूद हैं, हमारे साथ ईशिका जी मौजूद हैं, हमारे साथ वर्तिका नंदा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, और दीप्ति राव जी भी सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले वर्तिका, मैं आपसे शुरुआत करूं। महिला आयोग की अध्यक्ष को फारूक अब्दुल्ला के बयान से कोई आपत्ति नहीं, हल्की सी बात है, और उन्होंने कहा कि भैया जब सब आप औरतों को पकड़ लो और मर्दों को जेल भेज दो। क्या यही अप्रोच होना चाहिए?
मेरा ख्याल है कि महिला आयोग पर कुछ कहने से पहले महिला आयोग का रिपोर्ट कार्ड हमें देख लेना चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में उनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जिन बयानों को लेकर हमें चिंता करनी चाहिए उस पर अक्सर हम हंस लेते हैं या फिर हम उस पर सिर्फ एक निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं जिस पर कुछ नहीं होता। ये बातें और ये बयान ठीक वैसे ही हैं जैसे कवि सम्मेलन चल रहा हो कोई सीरियस और आप उसमें कोई ऐसे मजाक की बात बोल दें और एक अभद्र मजाक कर दें और आपको लगे फेसबुक पर बड़े लोग लाइक कर रहे हैं। मेरा मानना ये है बीते इतने सालों में जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर पर कोई सीरियस एलिगेशन लगा है भ्रष्टाचार का या कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उस पॉलिटिकल लीडर का जो पूरा का पूरा भविष्य है वो एक तरह से चौपट हो गया। लेकिन जब भी आपने महिलाओं पर कोई ऐसा बयान दिया है उसके बाद आपका स्टेटस और बढ़ जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि देखिए महिलाओं पर। तो आपको लगता है कि फारूक अब्दुल्ला का स्टेटस बढ़ जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें अब महिलाओं के साथ बातचीत करने में, उनसे इंटरैक्ट करने में, उन्हें अपने यहाँ सेक्रेटरी के तौर पर या कार्यकर्ता के तौर पर रखने में डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया है और उसमें उन्होंने जिस तरह से माफी मांगी है हम सबके सामने है और उन्होंने जो जिस तरह कहा है कि सारे पुरुषों को आप जेल ही भेज दीजिए, ये अपने आप में दिखा रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं। और जहां तक सवाल है डर का, अजय डर तो इस भारत में औरतों को लगता है और वो किसको जाकर बोलें कि हमें किस किस से डर लगता है, क्योंकि जहां आपने कहा आपको डर लगता है तो ये समाज और आपको और भी ज्यादा कमजोर करने की कोशिश। पिंकी जी, यहाँ पर हम आपको शामिल करना चाहेंगे, क्या वाकई में पुरुषों को डरना चाहिए? क्योंकि कई ऐसे सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं जो कि कई कॉर्पोरेट्स में हैं, उनका मानना है कि अब अगर आपको अपने दफ्तर में काम कर रही फीमेल कॉलीग्स या एम्प्लॉइज से बातचीत करनी है तो जरा सचेत होकर रहिए वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। और फारूक अब्दुल्ला ने उसी बात को आज मुखर तरीके से सामने रख दिया। देखिए, इन बातों में मुखरता का तो कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार के हादसे आगे आते हैं उससे पता चलता है कि किस प्रकार से समाज चल रहा है, किस प्रकार से महिलाएं जो है पीड़ित है, किस प्रकार से एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि उनके साथ चाहे सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। इस स्थिति को देखते हुए जो आज की बातचीत है और आज का जो एक माहौल है वो एक महिला की परिस्थिति के ऊपर पूरा आकर्षण डालता है और उस पर डिबेट जो सिविल सोसाइटी में शुरू हो गई है कि किस प्रकार से महिला एक सुरक्षित वातावरण में काम कर सके, इसकी मांग चल रही है। एक चेंज, एक समाज में जो एक ड्रास्टिक चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी बातचीत चल रही है। उस स्थिति में एक हास्यजनक स्टेटमेंट करना, वो भी पार्लियामेंट के अंदर घुसते हुए जिस प्रकार से उमर जी ने किया, बहुत गलत तरीका होगा। चाहे एनसीडब्ल्यू उसको सही कहे गलत कहे, वो हम उसकी मान्यता हम नहीं मानते हैं आज की तारीख में। सब लेकिन व्यक्तिगत तौर पर क्या आप इसे गलत मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके महिला होने पर भी इस तरह की बातों को अगर कोई सामने रखता है पिंकी जी तो ये आपका अपमान है? नहीं, अपमान वाली बात नहीं कहते। अपमान वाली बात शायद बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन एक जो मेजर सीरियस इशू है, जो समाज का एक बहुत जिस चीज पर केंद्रित है सारा ध्यान, उस चीज के लिए अगर आप एक ट्रिवियल इशू बनाकर उस पर चर्चा करते हैं, उसको एक छोटा चीज बनाते हैं जैसे कि उसकी मान्यता ही नहीं है। जिस प्रकार से आपको पता है जब क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल डिस्कस हो रहा था उस समय मुलायम सिंह जी ने कहा था स्टेटमेंट और लालू जी ने स्टेटमेंट कहे थे, उससे एक वातावरण खराब होता है, उससे वातावरण में जो एक गंभीरता चाहिए वो नहीं होती। पिंकी जी, मैं आपको बीच में रोकूं, आपने जो कहा कि इसे ट्रिवियल बनाने की कोशिश की जा रही है और शायद यही आज एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्ति जी, क्या आपको लगता है कि जैसे ही एक महिला अपने ऊपर हुए तथाकथित तौर पर या सही तौर पर, जो भी स्थिति सही हो, सेक्स अब्यूज की बात सामने रखती है, तमाम पुरुष वर्ग उसे ट्रिविलाइज करने पे, बहुत छोटा, बौना और गौणे बनाने में लग जाता है? देखिए, अभी जैसे पिंकी जी ने भी कहा और मैं भी कहूंगी कि यहाँ पर इशू यही है, हमारी सोसाइटी जो है वो अभी तक वही पेट्रियार्कल सोसाइटी जो चल रही है वही चल रही है। क्योंकि आज जब दिख रहा है कि महिलाएं उनके खिलाफ जो भी इस तरह की वारदात होती है वो उसको रिपोर्ट कर रही हैं, वो जा रही हैं, वो हिम्मत दिखा रही हैं, वो मजबूत होने की कोशिश कर रही हैं, तो उस चीज को हमेशा पीछे करने की कोशिश की गई है और यही एक इंसिडेंट ये सामने भी आया है। उसी चीज को एक बहुत लाइटली तरीके से बोलना, तो ये उसी का एक उदाहरण है। फैशन इंडस्ट्री में माना जाता है कि महिलाएं बहुत मुखर तरीके से या प्रखर तरीके से आगे आती हैं। क्या आपको वहां पर भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है जहां पर अगर कोई महिला अपने अधिकारों की बात कर दे तो उसे आप ट्रिविलाइज करने लगे? से अधिकारों की बात आप किसी भी इंडस्ट्री में बात करेंगे तो उनको करनी ही चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि अब विमेन अब आगे आ रही हैं, लोगों को इस बात से परेशानी हो रही है जी। क्योंकि उन लोगों ने ये मान के चल लिया था हमारी सोसाइटी ने कि वो जो मर्जी करे, हमें बस सहना है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें बस सहना है।
So now we have to come ahead and if we are coming ahead and किसी और को इस बात से परेशानी है तो I feel sorry for that and अगर चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है, अगर उनको परेशानी हो रही है तो उनको अपना देखना चाहिए कि क्यों हो रही है। बिल्कुल, प्रियंका चतुर्वेदी जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी, हम आपके पास आए उससे पहले अनुजा जी, ये मानसिकता क्या है? एक महिला अगर अपने ऊपर हुए उत्पीड़न की बात कहे तो सबसे पहले पूरा का पूरा पुरुष वर्ग ये कहते हुए सामने आ जाता है, यार अब तो डर के रहना पड़ेगा, इनसे बचना पड़ेगा। पुरुष जो है वो हमेशा से डोमिनेटिंग फिगर रहा है और हमेशा डिफेंसिव मोड पे आ जाता है। एंड वेन एवर यू आर इन डिफेंसिव मोड, इट मीन्स यू आर गिल्टी समवेयर। आपको डिफेंसिव मोड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इतनी बड़ी बात औरतों के लिए जिस तरीके से अगर हम लोग आगे आ रहे हैं और अगर आप इस तरह की हल्के बातों को लेकर आ रहे हैं सामने एंड यू आर स्पीकिंग इन अ वेरी वेरी लाइट नोट अबाउट अ वुमेन, जहां पर इतने केसेस सामने आ चुके हैं और उसको देखते और आपको सोचते हुए आप इस तरह के इतने हल्के हल्के स्टेटमेंट्स आप पब्लिकली बोल रहे हैं। कभी रंजीत सिंह जी बोलते हैं कि रेप को एंजॉय कीजिए, तो आप इस तरह की बातें डायलॉग लेकर कहां से आते हैं और अपने दिमाग में इस तरह की बातें लाते क्यों? और ऐसा क्या है कि जिसमें आपको लड़कियों से इतना संभल कर, आपके दिमाग में क्या दो तरीके की बातें होती है जो आपको संभल के बोलना होता है? मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि क्या दो तरीके की बातें आप डिप्लोमेटिकली बात करते हैं? अच्छा, ये वाली बात नहीं करनी, ये वाली बात करनी है? मतलब ही हैज टू अंडरस्टैंड दिस, आइदर ही इज प्लेइंग अ डबल रोल इन हिज लाइफ। नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम वापस आते हैं आपके पास। प्रियंका जी, फारूक जी के बचाव में आप क्या कहेंगी? सही कहा उन्होंने? सबसे पहले तो महिला होने के नाते और कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते मैं बस यही कहूंगी, किसी के बचाव में नहीं आ रही हूं। मैं क्लियरली कहूंगी कि जो उनके स्टेटमेंट्स थे वो बिल्कुल ही उन्हें जिस तरीके से उसको लाइटली लिया और ये कमेंट पास किए बगैर सोचे समझे कि महिलाएं जो आज आगे बढ़कर ऐसे केसेस रिपोर्ट कर रही हैं तो उनको कहते हैं बिलिटल करना, ऐसा वो स्टेटमेंट था। तो उन्होंने उस बात की माफी भी मांगी, उसको वापस भी लिया। पर हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि वो उस सरकार का हिस्सा है जिस सरकार ने औरतों की राइट्स आपके हिसाब से ये माफी मांग लेना, जो उन्होंने जिस तरीके से जिस अंदाज में माफी मांगा, ये अपने आप में काफी है। ये आप मेरी वर्ड्स ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपके वर्ड्स ट्विस्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला ने अपना स्पष्टीकरण दिया, क्या वो स्पष्टीकरण काफी है, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए, कोई भी जवाब देने के बाद या स्टेटमेंट करने के बाद स्पष्टीकरण करना जरूरी है पहले तो, पर वो रिप्लेस नहीं करता कि वो किस तरह की प्रवृत्ति को सामने ला रहा है। जब आप तरुण तेजपाल जी के स्टेटमेंट देखेंगे, आप जस्टिस गांगुली के देखेंगे, तो एक जो प्रवृत्ति है आदमियों की कि हर तरीके से महिलाएं गलत हैं या उन पे दोष डालना, ये प्रवृत्ति को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो मैं कहूंगी। बिल्कुल। मैं एक छोटा सवाल निकुंज जी आपसे ले लूं, इससे पहले कि हम एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करें। निकुंज जी, बॉलीवुड में क्या इस तरह की वारदातें आपको देखने को मिलती हैं जहां पर आपने पाया हो कि जैसे ही आप अपनी बात कहना शुरू करें, लोग कहते हैं यार इस लड़की से बच के रहो, यार डेंजर है? जी, बॉलीवुड हो या आम जिंदगी हो, पॉलिटिक्स हो, कहीं भी हो, मेरा हर तरह के लोगों से रोजमर्रा में पाला पड़ता रहा है पिछले काफी वक्त से। हर जगह यही देखने को मिलता है कि अगर एक लड़की बेबाक है, अगर वो अपने हक की बात कर रही है, तो आदमी उससे अपना पल्ला छुड़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे कि फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट ही देना बंद कर देंगे, ये बातें पहले भी मेरे सामने काफी आ चुकी हैं, इंडस्ट्री में भी, इंडस्ट्री के बाहर भी, कि अगर आप हैरेसमेंट की बातें उठाएंगे तो हम आपको एम्प्लॉयमेंट देना बंद कर देंगे। क्यों आदमी लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट इसीलिए देते हैं कि उनकी हैरेसमेंट की जा सके? क्या यही है हिडन मोटिव? और आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरास होते हैं, आपको किस बात का डर है कि आप लड़की को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहते? अगर वो अपनी हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाएगी तो आप उसे एम्प्लॉयमेंट देनी बंद कर देंगे। बिल्कुल, यही बुनियादी सवाल आज हम भी उठाना चाहते हैं कि आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है। आइए अब आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने क्या कहा, जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा अफसर वर्ग आज दरअसल महिला अफसर जो उनके मातहत काम कर रही हैं, उनसे डरता है बात करने में। डर लगता है कि कहीं गलती से कुछ दाएं बाएं हो गया तो उसके बाद क्या होगा, सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए रिपोर्ट।
महिलाओं से डरने वालों की जमात में फारूक अब्दुल्ला अकेले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव और अक्सर ही अपने बयानों से बखेड़ा खड़ा करने वाले नरेश अग्रवाल को भी ये डर सताया। नरेश अग्रवाल ने दावा किया कि किसी ने उन्हें ये सूचना दी है कि अब कई बड़े अधिकारी और नेता अपने पर्सनल स्टाफ में महिलाओं को शामिल करने से डरने लगे हैं। बहुत से लोग, मुझे ये सूचना मिली है, तमाम बड़े बड़े अधिकारी अपने यहाँ महिला पीए नहीं रखना चाह रहे हैं, महिला असिस्टेंट नहीं रखना चाह रहे हैं। हर एक को डर हो गया, पता नहीं कब किसके ऊपर कौन सा आरोप लग जाए। नरेश अग्रवाल खुद को महिलाओं के अधिकारों के लिए बेहद चिंतित मानते हैं। ये चिंता इस कदर कि जब निर्भया कांड के बाद संसद में महिलाओं के अधिकारों के लिए नया कानून बनाया जा रहा था, तो उन्होंने इस बात की चिंता जताई थी कि इस कानून के बाद कहीं महिलाओं को न्याय ही न मिले। लेकिन जब महिलाओं के पक्ष में कानून आ रहा था, तब भी मैंने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी और मैंने कहा कहीं ना ऐसा हो कि कानून भी दहेज कानून की तरह हो जाए या इस कानून के बाद महिलाओं को ही न्याय न मिले। ये बात अलग है कि नरेश अग्रवाल महिलाओं को नौकरी पर रखने से डर रहे हैं, तो उनकी पार्टी संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिए जाने के खिलाफ है। कहीं सवाल सोच का तो नहीं। टीम न्यूज नेशन। तो ये है वो मानसिकता जो दरअसल आज सबसे ज्यादा आगे बढ़ती चली जा रही है। चलिए कुछ एक देर के लिए मैं अपने आप को आज डेविल्स एडवोकेट फिर से बना लेता हूं, बड़ा मजा आता है इसमें। अब ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। जो पुरुष वर्ग है उसके सामने एक बड़ी दुविधा की स्थिति है। आप किसी अपने महिला मित्र से अच्छे से बातचीत करें, आप किसी अपने कॉलीग से अच्छे से बातचीत करें और वो बातचीत जरा हल्के अंदाज में हो गई और उसके बाद पता चला कि आपके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस लगा दिया था। ऐसा वर्तिका, ऐसा कई लोग महसूस करते हैं। और मैं यहां पर डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं, तो आइए जरा डेविल और गुड पर्सन के बीच में बात करें। तो ऐसे में क्या महिलाओं के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी लाइन खुद भी खींचे? अजय, इस पर मुस्कुराने का मन कर रहा है मेरा, जी। क्योंकि इतनी सदियों से औरतों को कभी पुरुष ने बताया नहीं तुमसे डर लगता है, तो ये तो बड़ी नई बात है, इसमें मुस्कुराने का मन करता है। और दूसरी बात ये है कि भाई डर कौन से वालों को लगता है, कौन से पुरुषों को। हम जिस समाज में हैं, हम में से हर औरत ये मानेगी कि हम लोग जिस स्थान पर पहुंचे या जो भी कर पाए उसमें कहीं ना कहीं अच्छे पुरुषों का रोल जरूर रहा। उसी तरह पुरुषों में भी जो पाया उसमें अच्छी महिलाओं तो यही तो पुरुष कहते हैं ना कि वो अच्छे पुरुष की बात कोई नहीं करता। लेकिन बात ये जिसे देखिए वो सिर्फ तरुण तेजपाल की बात करता है, जस्टिस गांगुली की बात करता है, वो तमाम इस तरह की चीजें बात करता है। तरुण तेजपाल के मामले में अगर इस लड़की के पास एविडेंस नहीं होता तो क्या हमारा समाज और आप भी ये मानते हैं कि वो लड़की सच बोल रही है? हम सब कहते हैं अरे लड़की झूठ बोल रही होगी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, जर्नलिस्ट है, सुंदर है, एजुकेटेड है, इसके साथ कौन कर सकता है? दीप्ति, आपको भी ऐसे लगता है कि क्या वाकई में अगर कोई महिला अपने ऊपर उत्पीड़न की बात कहे तो सबसे पहले मर्द ये सोचने की झूठ बोल रही है? देखिए यही लेकिन मुझे तो लगता है कि इसका उल्टा होना चाहिए। होता तो ये है कि सबसे पहले आप लड़की पर विश्वास करते हैं। नहीं, सबसे सच्ची बोल रही, कोई लड़की अपनी बदनामी कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती, लड़की के ऊपर विश्वास किया जाता है। लेकिन आप देखिए ना, अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एक केस है जो BR अम्बेडकर कॉलेज में है, वो किस तरीके से प्रिंसिपल को क्लीन चिट दे दी गई विमेन कमीशन। वो बात अलग है, वो बात अलग है दीप्ति जी। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे साइकोलॉजिकल अगर नहीं, प्रूफ की बात अलग छोड़िए, लेकिन फेस वैल्यू पर किसे लिया जाता है? जो शक की नजरें हैं वो लड़की के ऊपर चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, अनुजा जी प्रूफ होना जरूरी है, या अगर कोई लड़की सामने आकर कह रही है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो सबसे पहले आप उसकी बात मानेंगे? क्या सही होता है? देखिए, इस वक्त दोनों चीजों की जरूरत होती है और आप सबसे पहले जब एक लड़की सामने आती है तो सबसे पहले उसका बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाता है कि क्या बॉडी लैंग्वेज है, उसी दौरान उसने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं और वो उसका थ्रू आउट कैरेक्टर उस जगह पर कैसा रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली पहले लड़की को देख के जजमेंट दे देते थे, तो वो लड़की जब जजमेंट के दौरान भी उसके शब्दों में से सच ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सच में कितना सच है। वो तो पोस्टमार्टम है, लेकिन फेस वैल्यू पे क्या लिया जाता है? फेस वैल्यू तो बता रही हूँ मैं आपको। द बॉडी लैंग्वेज ऑफ फेस वैल्यू इज व्हाट द मिनट द वुमन एंटर्स विद हर प्ली दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू हर, तो यू द पीपल हु सिट देयर एंड एनालाइज एंड जज, they first look at her and try to screen कि क्या ये लड़की कहीं ना कहीं सच और झूठ में कहाँ खड़ी है। टेलीविजन डिस्कशन में एक सज्जन ये कह रहे थे कि इज्जतदार पुरुष ऐसा नहीं करते, इज्जतदार लड़कियां क्या चाहती हैं उनके साथ रेप हो? बिल्कुल, यही तो ये सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये सवाल ये नहीं रेप हो या ना, जो महिला है वो जाके रिपोर्ट ना करें, शायद उनका क्या। चलिए मैं इसी चीज को जरा पिंकी जी के पास ले चला चाहूंगा। पिंकी जी, आपने अपने वकालत के दिनों में बहुत कुछ ऐसा देखा होगा। अजय मेरा एक मानना है जी बताइए। लेकिन मेरा एक जो अजय इस पे एक कहना है कि जो बातचीत हो रही है कि आदमी डरते हैं और वो जाके कहते हैं
कि वो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए इस कारण से महिलाओं को अपने ऑफिस में नहीं रखेंगे। मुझे कोई एक चीज समझा दे कि कितने ऐसे केसेस हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट के या सेक्सुअल हैरेसमेंट के कहीं भी रिपोर्ट हुए, शायद वो गिने चुने ही केसेस हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को कोई काम नहीं है कि वो जाके सिर्फ कंप्लेंट अपने मेल कोलीग्स या मेल बॉसेस के खिलाफ कर देंगी? इसलिए ये बात में मान्यता रखना कि समाज सडनली एक कानून अगर बन जाता है तो महिलाएं अगले दिन जाके जैसे एक लाइन लगाकर केसेस डालने शुरू कर देंगी, ये बहुत बेबुनियादी बात है। आपको ने साधन दिया है कानून का देकर, जहाँ पर लड़कियां मुश्किल में है, महिलाएं मुश्किल में है, वो आगे जाके अपनी कंप्लेंट करें। बिल्कुल पिंकी जी, दूसरी बात पिंकी जी, मैं यहाँ पर डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, इसलिए वाकई में कुतर्क कर रहा हूँ और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ये कुतर्क है, लेकिन ये कुतर्क मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या ये सही नहीं है कि जैसे ही एक महिला कंप्लेन लेकर सामने आती है आप सबसे पहले उस पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आदमी ने गलती की होगी? दोनों एक्सपेक्ट चलते हैं। देखिए, आप सही कह रहे हैं। आज की तारीख में जिस प्रकार से कानून चलता है, आपने मुझसे पूछा, और कानूनी स्फीयर में ये बार बार जजमेंट इसी तरीके से आती हैं कि आप महिला के स्टेटमेंट को मान के चलिए। वैसे भी अगर कानून को आज की दृष्टि से देखें तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अगर एक महिला कंप्लेंट करती है, उसमें कॉग्निसेबल केस बनता है, सिर्फ बनता है, तो उसको पुलिस को रजिस्टर करना है, उसके बाद तहकीकात करनी है, और केस नहीं बनता तो क्लोजर रिपोर्ट डाल दे। ये कानून का तर्क है। इसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या कुछ और हो सकता है, वो अलग बात है। कानून ये नहीं कहता कि आप ले जाकर कुछ भी और कर लीजिए, आप एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करिए, ये मान्यता है कानून की। चलिए, मैं जरा यहाँ पर आप बच्चों से भी जरा पूछ लूं, जरा बताइए, अगर आप कंप्लेन करने जाएं तो लोग आप पे विश्वास करेंगे या उस पर जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे? अगर मैं कंप्लेन करने जाऊं तो बात ये होगी कि दोनों साइड के जजमेंट्स देखे जाएंगे। नहीं, अपनी गट फीलिंग बताइए। आप कंप्लेन करने अपने प्रिंसिपल के पास जाएं कि इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, कौन फंसेगा? ये फंसेंगे कि आप फंसेंगे? नहीं, हमारे केस में तो प्रिंसिपल पहले इनको बुलाएंगे, इनके सामने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया, उसका भी तो साइड देखेंगे ना। ऐसे थोड़ी ना है कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की तो प्रिंसिपल ने थप्पड़ मार दिया इसको। चलिए, अच्छा आप बताइए, कौन फंसेगा पहले? अगर सच में ऐसी बात होगी तो प्रिंसिपल दोनों से देखेगा, और लड़की पहले, अगर उसके साथ बदतमीजी होती है तो लड़की बताएगी कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, नहीं तो कोई लड़की अपनी इज्जत पे दाग लगते हुए नहीं देखेगी। अब ये जरा आपको क्या लगता है? अक्सर मामलों में लड़कियां सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप भी लगाती हैं, अपने नकली आंसू बहाकर भी। ऐसी कई वारदातें मेरे कॉलेज में भी घट। स्टैटिस्टिक है आपके पास? अनुजा, ये धारणाओं की बात हो रही है जी, आप बताइए। नहीं, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। आपके पास आप एक या दो लड़की की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे? अच्छा अनुजा, हम लोग जरा बच्चों से जरा उनकी भावना सुन लेते हैं प्लीज। हाँ जी। कई केसेस में अपने आप को बचाने के लिए भी मतलब कि झूठ बोलकर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगता है। कई ऐसे केसेस आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुआ है, बट न्यूज में आता रहता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करे और उसके बाद आप कंप्लेन करने जाएं, विश्वास कौन करेगा? मेरे हिसाब से दोनों पक्षों को देखना चाहिए, देन जज करना चाहिए। चलिए, तो अलग अलग धारणाएं हैं जी, बताइए। With my own personal experience, I would like to say कि yes, I do agree कि women कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर कोई भी बदनामी लगे जी। लेकिन हमारे साथ ऐसे केसेस हुए हैं जब हमारे जो मेल वर्कर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स होते हैं, पेडिक्योरिस्ट्स होते हैं, समटाइम्स कंपनी को बदनाम करने के लिए इट हैज हैपेंड। अभी रिसेंटली ही वन केस हुआ था जिसके अंदर एक क्लाइंट आई, उन्होंने अपना काम कराया। इट वॉज एन ओपन रूम, हमने कोई भी बंद रूम में कभी भी हम किसी भी लड़के को लड़की के साथ नहीं रहने देते। सो इट वॉज एन ओपन रूम, वहां पे उन्होंने काम करवाया एंड उसके बाद टिप भी दी लड़के को एंड रिमार्क्स रजिस्टर में गुड लिख के गई एंड उसके बाद आके बोला कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। तो आई नो इस तरह के मामले भी होते हैं, बिल्कुल भी होते हैं, बिल्कुल। बस हम आते हैं आपके पास, एक रिपोर्ट और दिखाते हैं। जस्टिस गांगुली की बात कर लेते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे दुराचार या अनाचार के नजरिए से देखा जा सके, लेकिन जो टिप्पणियां आ रही हैं, जो कमेटी की फाइंडिंग्स है, उससे स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद जस्टिस गांगुली सच नहीं बोल रहे। देखिए रिपोर्ट, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक तबके को भले ही महिलाओं से डर लगता हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामलों का सामने आना जारी है। लॉ इंटर्न के साथ छेड़छाड़ के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में पूर्व जज ए.के. गांगुली को दोषी माना है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने खुद को अलग रखा। लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले को काफी संजीदगी से ले रही है। हम शिकायतकर्ता से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे घटनाक्रम के ब्यौरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके जस्टिस ए.के. गांगुली पर दबाव चौतरफा बढ़ता जा रहा है। मैं जस्टिस गांगुली से अपील करूंगी कि आप रिजाइन करें, और अब तो जनता के सामने जो सच्चाई थी वो सामने आ गई है, तो अब छुपने का क्या मतलब। जस्टिस गांगुली का विरोध पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। उन्हें राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखी है। जस्टिस गांगुली के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस या सबूत मिल चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी कारण की बजाय वो आगे नहीं बढ़ सकता कमेटी। लेकिन ये साबित हो गया कि कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस है, तो प्रोप्राइटी डिमांड करता है कि नैतिकता के आधार पर जस्टिस गांगुली को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो हमारे देश की जो कानूनी कार्रवाइयां होता है वो कानूनी कार्रवाइयां होना चाहिए। पूर्व जज ए.के. गांगुली के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये बात की बात है, लेकिन इसके साथ ही सवाल उस डर का भी है जिसका इशारा फारूक अब्दुल्ला और नरेश अग्रवाल कर रहे हैं। क्या जस्टिस गांगुली प्रकरण के बाद अब देश के दूसरे जज महिला इंटर्न से परहेज नहीं करेंगे? जाहिर है इस सवाल का जवाब आसान नहीं। टीम न्यूज नेशन। दरअसल आज ये खास करके न्यायपालिका में बहुत चर्चित विषय है, और कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि आज लॉ की स्टूडेंट्स हैं और उन्हें अपना भविष्य अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उन्हें वाकई में कोई इंटर्न रखने को तैयार होगा? क्या उन्हें नौकरियां मिल पाएंगी? क्या कहीं वो अपनी ट्रेनिंग कर पाएंगी? पिंकी जी, इससे हम आपसे खासकर इस पर बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं और चर्चा जारी रखेंगे। क्या वाकई में पुरुषों को महिलाओं से डरना चाहिए? My world. My Kenstar. Kenstar, the way the world lives. कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ से पूरी दुनिया की दूरी आधे घंटे में तय की जाएगी। इस दौरान आपको मिलेगी राजनीतिक खबरों की टाइम सेविंग जैकेट जल्दी जल्दी, सामाजिक खबरों का एयरबैग जल्दी जल्दी, खेल जगत की सेफ्टी बेल्ट जल्दी जल्दी और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का ऑक्सीजन मास्क जल्दी जल्दी। ये खबरों का सफर है जल्दी जल्दी। आपकी यात्रा खबर मैं हूँ। धन्यवाद। मैं शहर हूँ, उम्मीदों का शहर, तरक्की का शहर, हादसों का शहर, हौसलों का शहर। नेशन सिटी न्यूज नेशन पर आपका शहर, शाम 6 बजे, रात 11 बजे और सुबह 7 बजे। सवाल तो बहुत है। मेरा सवाल है कि रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं? आजादी के इतने सालों बाद भी इंडिया में भ्रष्टाचार क्यों है? इलेक्शन में कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट क्यों? अब हर जवाब मेरे साथ क्वेश्चन आ गए। फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। तमाम महिलाएं जो अपने ऊपर हो रहे शोषण या अत्याचार के बारे में जब आवाज उठाती हैं, तो क्या अब पुरुष वर्ग को उनसे डर लगना चाहिए? कई कॉर्पोरेट्स में ये वाकई में स्थिति बनती हुई दिख रही है। मेरे कई दोस्त ये कहते दिखते हैं, जो सामने आकर कहते हैं, यार अब जरा संभल के चलना पड़ेगा। बातचीत लगातार इस तरीके से होती रही है और यह मामला अब न सिर्फ बंद कमरों में है, बल्कि आज टेलीविजन चैनलों पर बहस का मुद्दा भी बन चुका है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। पिंकी जी से अभी फिलहाल बात नहीं हो पा रही है, इसलिए ये न्यायपालिका से जुड़ा सवाल हम उनसे नहीं ले पा रहे। तो आइए हम जरा बच्चों के बीच में चलते हैं। आप लोग कुछ कह रहे थे ब्रेक में, बताइए जी, उठ के बोलिए। सर, रही डरने वाली बात, तो डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लड़की ही अपनी लिमिट ड्रॉ करे। लड़कों को भी अगर पता है कि इन फ्यूचर कुछ केसेस होंगे, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो उसको, लड़के को अपने में पहली बात तो लिमिट करना चाहिए। नहीं, वो तो चाहिए, छोड़िए, वस्तु स्थिति क्या है? आप अभी कह रहे थे बच्चे पिसते हैं। अब पिस्ता हमेशा मेल ही है, क्योंकि अगर कभी भी कोई फीमेल कंप्लेन करने जाती है तो एक गट फीलिंग आ जाती है कि हाँ, हो सकता है इसने कुछ गलत किया हो। आप क्या कहेंगे, क्या लड़के ही पिसते हैं? नो सर, कोई भी लड़की अपने आप पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। कुछ हुआ हो तभी वो कहती है, नहीं तो कुछ नहीं कह सकती। प्रियंका जी, आप बहुत मुस्कुरा रही थी, हमें बताया गया।
क्या बात है? नहीं, मैं उनकी सुन रही थी कि हर तरफ से एक आदमी ही पिसता है जी। वो सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई कि अगर आप देखेंगे हम ऐसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं जी। कि महिलाएं आज उठकर 16 दिसंबर के बाद से जो एक्ट में कानून हम लाए हैं उससे महिलाएं हिम्मत कर आज अपने वर्क प्लेसेस पे रिपोर्ट कर रही हैं या रेप केसेस सामने आकर रिपोर्ट कर रही हैं, उनका साहस बढ़ा है। तो उसको प्रोत्साहन देने की बजाय आज आदमी कह रहे हैं कि हमें डर लगता है, हम पिस रहे हैं, हर तरफ से पिस रहे हैं। अब आदमियों को डर इस बात का है कि जो चीजों से वो इजीली निकल जाते थे, काम कर निकल जाते थे, आप ये कहना चाहती हैं? वो महिलाएं सामने आकर उनको रिपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल, तो डर उस बात का है। बिल्कुल। निकुंज जी, क्या आपको भी यही लगता है कि अब पुरुषों को दरअसल डर इसलिए लग रहा है कि वो फंस जाएंगे, वो रिपोर्ट हो रही है? या आपको ऐसा लगता है जो कि अभी यहाँ कई बच्चे कह रहे हैं कि चाहे कुछ बिल्कुल अजय, लड़के ही फंसते हैं? मैं इस बात पे बहुत देर से कमेंट करना चाह रही थी, अजय आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे थे। देखिए, हम एक उस सोसाइटी से आते हैं जिस देश में अगर लड़की कोई कंप्लेन करे भी सामने से आकर तो जो पहली स्टेटमेंट सुनने को मिलती है वो ये होती है कि जरूर तुम्हारी भी कुछ गलती रही होगी। ये बहुत पेरेंट्स भी बोलते हैं और ये अक्सर सोसाइटी में सुनने को मिलता है। दूसरी बात, अगर कोई लड़की अपनी कंप्लेन लेकर आती है, कोई ये नहीं देखता कि वो कितनी परेशान है या वो कितनी उस वक्त कितनी प्रॉब्लम में है। सबसे पहला कमेंट जो सुनने को मिलता है, इसके कपड़े देखो, इसने क्या पहना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता आदमी किसी भी हालत में पिसते हैं। फीमेल फीटिसाइड से लेकर स्त्री भ्रूण हत्या से लेकर लड़कियों की पढ़ाई की रोक और लड़कियों के ऊपर अब जैसा कि सामने आ रहा है कि नौकरियां नहीं मिलेंगी क्योंकि लड़कियों से लोगों को डर लगता है। तो लड़कियों के सामने ऑप्शन क्या रह गया इस देश में कि शादी करके घर बसा ले। वहां भी कोर्ट के फैसले आ रहे हैं कि आदमी जब चाहे दूसरी औरत को लाके घर में बिठा सकता है और बीवी का हक उसमें भी डिवाइड होगा। तो औरतों का तो हर रूप में मरना ही है इस देश में। आप अगर लड़की के रूप में पैदा हो गए हो हिंदुस्तान में तो आपकी हर तरफ से मौत ही मौत है। दूसरी बात, हमारे सामने रोज ये किस्से आते हैं कि आदमियों ने औरतों का शोषण किया। आप मुझे ये बताइए इस देश में कितने ऐसे किस्से आज तक सामने हैं जहां एक्चुअली औरत ने किसी आदमी का शोषण किया हो। तो आदमी डर इस बात से रहे क्योंकि वो गलत रास्ते पर चलते हैं। जो इंसान गलत है डर हमेशा उसको लगता है। अगर आप सही हैं, अगर आपका बहन ने बहन को मार दिया हो, भाई भाई को मारता है, बेटा बाप को मार देता है, कितनी बार बेटियां अपनी माँ को मार देती सुना है। नहीं, दूसरी बात, लेकिन देखिए ऐसे, अच्छा चलिए फिर मुझे चूंकि अभी पुरुषों का यहाँ पर वर्चस्व नहीं है इसलिए मैं डेविल्स एडवोकेट फिर बन जाता हूँ। अच्छा ये बताइए, ये मामले सामने आते हैं कि नहीं कि किसी महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया? ये तो देखिए क्राइम ऑफ पैशन एक अलग चीज है, उसे आप इससे जोड़कर नहीं देख सकते। नहीं, पर मैं ये कह रही हूँ कि आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर यही होता है। और जब महिला जब होती है, मुझे याद है एक दिन एक अखबार ने बड़ी सी स्टोरी छापी, 4 बच्चों की माँ किसी के साथ फरार। अब ये कभी कभार ऐसा होता है, इतनी बड़ी स्टोरी बनती है। किसी औरत ने किसी को मार दिया तो चैनल के लिए तो भैया वो जबरदस्त स्टोरी है कि आज एक औरत ने औरत के साथ जुल्म किया। सशक्तिकरण का प्रतीक है नहीं, बहुत बड़ी खबर नहीं है कि क्योंकि ये वंस इन अ ब्लू मून मिलती है ना। माफ कीजिएगा, मैंने अगर आप देखते हैं कि किसी महिला ने किसी पुरुष का कत्ल कर दिया तो भाई सशक्तिकरण है। मीडिया के लिए होता है ना बड़ी खबर। फारूक अब्दुल्ला ऐसे बोलते हैं, और मैं उनकी जबान बोल रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि भाई मीडिया अभी आया है, इतना ज्यादा ज्वलन तो अब हुआ है 20 साल पहले। काश 20 साल पहले भी अजय कुमार होते, ऐसे चैनल्स होते बहुत सारे, तो वो ये भी बताते कि कैसे सदियों से जो अपराधिक पुरुष हैं उन्होंने महिलाओं को सताया है। अनुजा जी, आप कुछ कह रही थी? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे, बट द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग। लेकिन आप इस बात से सहमत नहीं है कि महिला सशक्तिकरण के प्रोसेस पे आगे बढ़ रही है अगर वो किसी अत्याचारी पति का कत्ल कर दे? आपको लगता है कि अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है जी तो आप उसको सहते रहें? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ सवाल नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तथाकथित तौर पर पुरुष वर्ग को आज डर लग रहा है। आप मुझे बात बताइए, वो तथाकथित तौर पर आज पुरुष वर्ग को डर लग रहा है किसी भी पॉइंट पे। देखिए, आपको मालूम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया है वो किस लिए आया होगा? वो आदमी या औरत से रिलेटेड नहीं है, वो है कि एक विक्टिम जो औरत बनती चली आई है अपने लिए कहीं ना कहीं आवाज। अच्छा, तो अनुजा जी, मैं एक मानसिकता मुझे समझा दीजिए। आखिरकार इन तमाम कॉर्पोरेट हाउसेस में, तमाम लीगल सर्कल में, लीगल फ्रेटर्निटी में आज ये चर्चा आम क्यों है? क्यों लोगों को ये डर लग रहा है कि यार अगर तुम अपने घर पर एक फीमेल इंटर्न, अपने ऑफिस में फीमेल इंटर्न रखते हो, अगर आप किसी फीमेल एम्प्लॉय को आज रिक्रूट करते हो तो जरा सावधान रहना, कल को अगर उसने केस कर दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। ये बात आज मानसिकता बनती जा रही है। बुरा क्या है अगर एक औरत
अगर आप और मैं हम लोग बहस के मुद्दे में खड़े क्यों हैं? ये गलत क्यों है? ये चीज अगर सामने है तो गलत क्यों है? पहली बात, जब आप बात करते हैं कि मेरा इस पे यही कहना है, अगर डर लगता है तो बहुत अच्छी बात है कि डर लगता है, डर लगना चाहिए, क्योंकि अब तक कोई डर नहीं था, अब ये डर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, डर लगना चाहिए उन्हें, क्योंकि शुक्र है कि डर लगा। जी इशिका जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने सारे लॉज हैं, अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं, अगर आप चोरी करते हैं, आप किसी का मर्डर करते हैं, आपको क्या डर लगता है कि कोई मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा देगा, कोई मेरे पे मर्डर का इल्जाम लगा देगा? क्योंकि आपको पता है आप गलत नहीं है। तो अगर इसके अगेंस्ट एक लॉ आ जाता है एंड लोग उस लॉ को यूज करना चाहते हैं, तो आपको किस बात का डर है अगर आपने कुछ गलत नहीं किया? इस बहस में एक मुद्दा और है, अनुजा जी एक सेकंड, इस बहस में एक मुद्दा और है। अभी कई राइटअप्स में मैंने अखबारों में पढ़ा जहां पर यह कहा गया कि जस्टिस गांगुली का हवाला देते हुए, और ये कुछ लॉयर्स ने अपनी टिप्पणियां लिखी थी, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के दबे गड़े मामले 1-1.5 साल बाद कोई महिला वापस निकाल कर लाती है तो जाहिर सी बात है पीछे कुछ न कुछ साजिश होगी, और इस तरीके से अगर महिलाएं चीजों को गड़े दबे मुर्दे उठा उखाड़ कर लाती रही तो लोग महिलाओं को नौकरियां देना बंद कर देंगे। क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखती हैं कि इस तरह की बातें अगर कोई निकाल कर लाता है तो दरअसल कोई एजेंडा है और ऐसे आने वाली अन्य महिलाओं के लिए रास्ता बंद होता दिखता है? वर्तिका, एनडी तिवारी वाला तो एग्जाम्पल याद होगा ना जी, एनडी तिवारी का, मैं आगे और नहीं बोलूंगी, ऑडियंस सब जानती है। दूसरी बात ये गड़े मुर्दे नहीं है अजय, कोई भी औरत जब किसी भी तरह के क्राइम से गुजरती है तो वो एक लंबे समय तक साइलेंस में रहती है। हमारे यहाँ कल्चर ऑफ साइलेंस है, तुरंत कोई महिला नहीं बोलती अरे शाम को ये हुआ, कल मेरे पति ने ये मुझे मारा, या ननद ने ऐसा कर दिया, कुछ भी हुआ, ये ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट हुई। हर औरत चाहती है अपनी तरफ से कि पहले वो उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करे और आसपास के लोगों को ना बताए। जब चीजें बिल्कुल भी सिरे से पार हो जाती नहीं कर तो क्या इसके लिए महिलाएं जिम्मेदार नहीं है? क्या ये मानसिक दीप्ति जी क्या इस तरीके से चुपचाप अपराध को सहना, गलत चीज को सहना सही नहीं है? चुपचाप अपराध को मैंने अपने सहना गलत नहीं बिल्कुल गलत है। अब चुपचाप सहना बिल्कुल गलत है, लेकिन जो और 2 साल बाद जागना सही है, और 2 साल बाद जागना सही है। वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है कि शायद उनके लेवल पे वो अनुजा जी अचानक 2 साल बाद 1.5 साल बाद एक महिला को क्या हो जाता है कि वो अपने आप को सशक्त पाती है और कहती है कि अरे मेरे साथ बलात्कार। नॉट ओनली बलात्कार, इवन सेक्सुअल असॉल्ट, इवन ईव टीजिंग। आप जैसे आज आप अवेयरनेस कर रहे हैं, अगर यही अवेयरनेस बहुत पहले होती तो उस औरत को जो विक्टिम थी उसे इस बात का एहसास होना भी बहुत जरूरी है कि शी इज अ विक्टिम टू सम सोसाइटी, या उसी घर में विक्टिम है। प्रियंका जी, बात का होना भी बहुत जरूरी है। प्रियंका जी यही सवाल मैं आपके सामने लेकर जाना चाहता हूं। राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं का उत्पीड़न लगातार होता रहा है। आप तमाम लोग राजनीति के क्षेत्र में आज सक्रिय हैं, लेकिन कोई 2 साल 3 साल 4 साल बाद कहे कि अमुक नेता ने मेरा शोषण किया, क्या आप उसकी बात मानेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल मानूंगी। आप एक देखिए, एक महिला जब इस तरह का चीज सामने लाती है तो वो बिल्कुल ये सोचकर, आप देखिए पहले महिलाएं रुकती थी आगे आकर रिपोर्ट करने में, क्योंकि उनको समाज का डर, फैमिली को लेकर डर। अगर वो एफआईआर दर्ज करने जाती थी तो पुलिस सामने से सवाल करती थी कि तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर सवाल करती हैं। तो पहले महिलाएं अपनी दे प्रिपेयर देमसेल्व्स मेंटली कि वो इस तरीके की फेस कर सकते हैं कि नहीं। आज तरुण तेजपाल के केस में देखिए, जहां शोमा जी खुद एक महिला होकर उन्हें किस किस तरह के शब्द यूज किए दूसरी महिला के लिए, तो इज शी मेंटली प्रिपेयर? तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सामने आना, और स्पेशली अगर कोई वेल नोन फेज हो तो उसके बारे में बोलना। जैसे जस्टिस गांगुली का अगर हम बात करते हैं कि जस्टिस गांगुली इसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया कि आखिरकार 1 साल तक वो लड़की चुप क्यों रही, और 1 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि उसे इतनी हिम्मत आ गई कि उसने जस्टिस गांगुली के बारे में न सिर्फ अपनी बातें सामने रखी बल्कि ब्लॉग में सब कुछ लिख भी दिया। नहीं, एकदम से हिम्मत आने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सोच समझकर और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर महिलाएं सामने आई हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट वो खड़ी हुई हैं जो पब्लिक पर्सनालिटी हैं, नोन हैं, और उनके बारे में वो कंप्लेन कर रही हैं। तो अपने आप को बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर कर वो इस फाइट के लिए आई हैं। बिल्कुल, तो आपने तरुण तेजपाल की बात की, तो एक रिपोर्ट यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। जस्टिस गांगुली के बारे में ये बात बार बार कही गई कि आखिरकार 1 साल का वक्त क्यों लगा, लेकिन तरुण तेजपाल के मामले में हम यहां पर दाद देना चाहेंगे उस पत्रकार की जिसने हिम्मत करके 10 दिन के भीतर ही तमाम उत्पीड़न की बातों को सामने रखा, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज तरुण तेजपाल जेल में नहीं होते। देखिए रिपोर्ट।
खोजी पत्रकारिता की बुनियाद पर शुरू की गई पत्रिका ने देश के कई सियासतदानों और नामचीन हस्तियों का काला चिट्ठा खोला। कुछ लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पर भी मजबूर किया, लेकिन पत्रिका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल आज खुद ही पुलिस और अदालती चक्करों में फंसे थे। इस खोजी पत्रकार पर अपने ही सहयोगी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। किसी को पहले तो घटना पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब खबरों में सच्चाई दिखी तो लोगों के जहन में ये सवाल भी आए कि क्या तेजपाल जैसी शख्सियत पर कानूनी शिकंजा कस पाएगा। लेकिन आज तेजपाल पुलिस की कस्टडी में है और उनसे पुलिसिया पूछताछ लगातार जारी है। देश की मौजूदा कानून के तहत पीड़ित महिला ने तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और मामला सामने आने के बाद करीब 1 सप्ताह की लुका छिपी हुई और फिर तेजपाल को सरेंडर करना पड़ा। महिला के आरोपों के मुताबिक तरुण तेजपाल ने पीड़ित लड़की के साथ जो कुछ किया वो कानूनी तौर पर रेप के दायरे में आता है। पीड़िता के आरोप के बाद गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी और तेजपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और धारा 376 के 2 लगाए गए। इन संगीन आरोपों में फंसे तेजपाल की मुसीबतों की आंच तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी पर भी गिरी। उनसे फिर पूछताछ की तैयारी है, लेकिन इस बीच तेजपाल बार बार अपने बयान से पलटते भी दिखे। अब उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि उनके और लड़की के बीच जो भी हुआ वो आपसी सहमति से हुआ था। अलबत्ता वो इस घटना में शामिल होने से इनकार नहीं कर रहे। तरुण तेजपाल चाहे जो भी कहें, लेकिन अब मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक मामले की सुनवाई एक महिला न्यायाधीश ही करेंगी। तेजपाल पर इल्जाम लगाने वाली लड़की को इंसाफ की आस है, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे अपराधों में शामिल लोगों का पर्दाफाश करने का खामियाजा लड़कियों को ही उठाना पड़ेगा? और क्या वाकई लोग अब महिलाओं को नौकरियां देने से डरने लगेंगे? और क्या यही डर है जिसकी वजह से तेजपाल मामले में भी पीड़ित लड़की ने पुलिस से सीधे मदद नहीं मांगी? टीम न्यूज नेशन। अब जरा यहाँ पर निकुंज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या बॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है? क्या आपकी दुनिया में इस तरह की बातें आम है कि अगर आपने तुरंत बातें सामने नहीं रखी तो लोग कहती हैं कुछ न कुछ मामला होगा, शायद कुछ प्रॉमिसेस किए गए होंगे, पूरे नहीं हुए, इसलिए कोई महिला सामने आ रही है? जी, जब इस तरह की बातें कोई लड़की उठाती है कि उसके साथ किसी भी तरह का हैरेसमेंट हुआ है और उस चीज को अगर थोड़ा वक्त निकल जाए तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि किसी डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने कुछ प्रॉमिस किया होगा और वो काम नहीं हुआ, इसलिए इस लड़की ने इस तरह के चार्जेस लगाए हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम उस देश में हैं जहां अगर लड़की तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करके और कोर्ट तक पहुंच के अगर मुलजिम के ऊपर रेप का चार्ज प्रूव हो भी जाता है तो उसको सजा मिलते मिलते पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, और उसके बाद में भी जीना मुश्किल सिर्फ उस लड़की के लिए होता है सोसाइटी में। तो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की सिर्फ शौकिया तौर पर इस तरह के केसेस उठाना चाहेगी कि उसके साथ किसी तरह का कोई असॉल्ट हुआ है। आचरण पर और जिस तरीके से वो कंप्लेन करती हैं उस पर शायद ही कोई सवाल उठा सकता। लेकिन चलिए मैं एक बार फिर से अपने डेविल्स एडवोकेट का चोला पहन लेता हूं। वर्तिका जी, मान लीजिए कि किसी बॉस ने अपनी फीमेल एम्प्लॉई या कॉलीग से बदतमीजी से बात की और मुझे अपने बॉस से बदला लेना है और मैं सेक्सुअल हैरासमेंट का चार्ज लगा लूं। बॉस तो प्रूव करता करता मर जाएगा, दफ्तर से बाहर निकल जाएगा और लड़की नौकरी ढूंढते ढूंढते मर जाएगी। सारी फैटर्निटी एक हो जाएगी कि अरे देखिए ये लड़की अपने बॉस के खिलाफ बोली थी, अब हम इसको यहाँ कैसे रख लें। लेकिन आप मीडिया में ही देखिए जहाँ 2-3 फीमेल्स ने आवाज उठाई, आज वो कहाँ है, किसको नौकरी मिली। दूसरी बात यह अजय, ये मामला बहुत अलग मामला था तेजपाल वाला, क्योंकि इस समय लड़की का जो एविडेंस था वो बहुत स्ट्रांग था और लड़की अपने आप में स्ट्रांग थी। मेरा मानना यह है कि किसी भी लड़की के लिए, और ये जब ये विशाखा गाइडलाइंस आई थी तब इसमें बहुत साफ कहा गया था कि आप जहां भी जो वर्क प्लेस है वहां पर आप इसे इम्प्लीमेंट करिए। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? ये जो नियत में हमारा खोट है ना, हम 33% आरक्षण इसलिए नहीं ला रहे हैं कि कहीं औरतें यहाँ गई। आरक्षण तो बहुत दूर की बात है, पहले आपके अधिकार तो मिल जाए। पुरुषों को जो डर लगता है ना, पुरुषों को डर इस बात से अगर एक लड़की ने आवाज उठाई है। अच्छा, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं कि नहीं? मुझे कहा ना कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर उस लड़के बॉस के ऊपर उसने कर दिया। जी, ऐसे केसेस होते हैं कि नहीं, जरा बताइए। वो मैं वहां तक भी आऊंगी, पर आप मुझे ये बात बताइए कि उसने उसके ऊपर बात कर दी जी। अब जो आसपास के जितने लोग हैं उसको उस बॉस का कैरेक्टर तो पता होगा, इतने साल तो वो भी वहां रहा है,
उस बॉस के बारे का कैरेक्टर तो पता होगा ना। आपको ये बात पता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर होता है। उसने अगर एक बारी किया है उसने दोबारा कहीं ना कहीं जरूर किया है। बिल्कुल। क्यों लड़की निकल कर आ रही है और वो चुप क्यों थी इतने टाइम तक? लेकिन आपने जो एग्जाम्पल इशिका जी ने जो एग्जाम्पल दिया कर रही है कि अगर मेरे साथ हुआ है अनुजा जी, इशिका जी ने जो अभी एग्जाम्पल दिया, अनुजा जी, इशिका जी ने जो अभी जो एग्जाम्पल दिया, जो एक तरीके से मामला बना दिया गया, ऐसा भी होता है। कि जब भी ऐसा कोई भी केस आए, आप पहले तो लड़की को इन सेफ जोन लेके जाइए, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी लड़की, आपने बोला था कि 1 साल बाद वो क्यों आ रही है, क्योंकि लड़की को अभी आपने कुछ करा तो अभी वो ऑफेंडेड फील करे जरूरी नहीं है। वो पूरा टाइम उसके साइकोलॉजिकली वो बहुत बुरा फील करती जा रही है। फिर एक टाइम आता है कि एग्रेशन बिकॉज ऑफ द सोसाइटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बोल सकती है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। फॉर दैट क्वेश्चन। एंड इस बात के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे केसेस में हमेशा लड़की गलत नहीं होती है। देयर आर वेरी एक्सेप्शनल केस जिसमें लड़की ऐसा कर सकती है। तो लड़कियां भी गलत होती हैं, आप कह रही हैं? सावधान रहना चाहिए। हर कोई हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे डेविल हूँ बाय द वे। 100% सच्चाई कहीं नहीं होती है। जो आप कुछ भी आप केसेस देख लीजिए, आप SC जो आपके केसेस लगते हैं, जैसे ही अगर किसी ने कहा कि मुझे गलत अगर किसी ने कहा ऐसी ने, लड़के भी विक्टिम होते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो दरअसल अपनी मासूमियत की दुहाई देना चाहते हैं। जी, एक बात कहना चाहूंगा मैं यहाँ पे, इस संक्षेप बात को इग्नोर कर आप लोग नहीं कर सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है मारिया सुसैराज का, जो एग्जांपल है आपको पता होगा, मीडिया में केस चला था। उन्होंने बॉम्बे आके, साउथ की थी, बॉम्बे आके नीरज ग्रोवर जो स्टार प्लस में थे, बहुत बड़े ओहदे पे थे, उनके साथ उन्होंने संबंध बनाए और उसके बाद उन्होंने ये तक नहीं बताया, लंबा जा रहे, थोड़ा छोटा बोलिए। उन्होंने ये तक नहीं बताया नीरज ग्रोवर को। आप कह रहे हैं कि लड़के विक्टिमाइज होते हैं। अच्छा, चलिए आप बताइए साहब। यहाँ जी। इशिका मैम ने भी बताया कि जैसे कि बार बार उस लड़के के करियर से पता चल जाता है कि उसने बार बार ऐसा किया है, तो क्या तेजपाल पे कभी इस तरह के आरोप पहले लगे हैं, तरुण तेजपाल? चलिए जी। हाँ जी, बताइए। मैं आपको बताऊंगी। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि एक लड़की ने कंप्लेंट करी, मतलब कि उससे कैरेक्टर से बॉस के पता लग जाता है। इससे पहले की कोई लड़की आई नहीं? कैरेक्टर का पता उससे चलता पहले कोई आया है, तो बता रही हूँ। अब आप मेरे से बात सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ। मैं आ रहा हूँ, जरा 2-4 सुन जी। शो की शुरुआत में मैम ने बोला कि अगर एक मेल डिफेंसिव हो रहा है इसका मतलब वो गिल्टी है। तो ये जो केस आपने बताया, ये सब मेल के ऊपर आता है कि या सिर्फ उनके ऊपर जिनके बारे में बात की, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर? जी, अब मैं बताती हूँ। पहले तो देयर आर 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो ये है जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि कैरेक्टर से रिलेटेड, यही मैं बता रही हूँ, यहीं पर आप पाक निकल जाएंगे। अगर आपका कैरेक्टर सही है और आपका रिकॉर्ड सही है और आपने हमेशा से औरत को इज्जत के साथ देखा है, तो वो सामने खड़ी खड़ी झूठी नजर आएगी आपको। अगर उसने अगर कोई भी चीज इस पोजीशन पे आके खड़ी हुई है, यू हैव टू सी दिस। यहाँ पे ये बात है कि क्या तरुण तेजपाल के ऊपर पहले कोई कैरेक्टर अगर आपका सही है तो वो 105% आपने उस लड़की के साथ असॉल्ट नहीं किया है। रिपोर्ट होना जरूरी नहीं है, वो बात उसके जो और कोलीग्स हैं या और जो स्टाफ है उससे जब इंक्वायरी होगी तो अपने आप पता लग जाएगा कि उसका कैरेक्टर क्या था। असल में हम ऐसी बहस उन लोगों के साथ करते हैं जो बिल्कुल अपराधी नहीं है। आप लोग जो बात कर रहे हैं, आप लोग मासूम हो सकते हैं और होंगे, लेकिन हम जिनसे बात करना चाहते हैं वो यहाँ नहीं है। कोई उसकी गलती या उसका प्रियंका जी नहीं जा रहा है। प्रियंका जी, यही सवाल मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ऐसा क्यों होता है अक्सर कि जैसे ही बात सामने आती है, महिलाओं के अधिकारों की बात तो हर किसी को करनी चाहिए। मुझे सवाल दोहराना पड़ेगा कि जी, मैं सवाल आपके लिए दोहरा रहा हूँ। हम महिलाओं के अधिकारों की बात लगातार करते हैं। आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, क्लियरली आ नहीं रही है। तो महिलाओं के अधिकारों की बात हर कोई करता है और उन्हें सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सबों की है, लेकिन कई मामलों में ऐसा मानते हैं कई लोग जो कि दफ्तरों में काम करते हैं या जिनका अलग प्रोफेशन है कि अगर कोई लड़की चाहे तो अपने बॉस को जब चाहे तब बदनाम कर सकती है, और यह डर कई लोगों के दिल में है। क्या यह डर सही है अपनी जगह पर? नहीं, देखिए काफी ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पे कोई लॉ का मिसयूज किया है, और ये सिर्फ महिलाओं को लेकर नहीं है। कितने सारे लॉज बने हैं जिसको मिसयूज किया गया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 100 में से ऐसे 2 किस्से आते होंगे जो महिलाएं आकर आप जान के अपना कैरेक्टर असैसिनेशन करती हैं और किसी और का करने की कोशिश करती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लॉ बनाना ही बदल दें या
लॉ महिलाओं के लिए कुछ हम लॉज नहीं लाए। तो मिसयूज तो हर लॉ का होता है, हमें ये कोशिश करनी है कि कितना हम लॉ को वाटर टाइट बना सकें। बिल्कुल निकुंज जी, और जो यही सवाल मैं आपके लिए भी रखना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि कई मामलों में महिलाएं शायद खुद भी बहुत पाक साफ नहीं होती? जी बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि औरतें हमेशा सही होती हैं और आदमी हमेशा गलत होते हैं। हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ऑन अ लार्ज अगर हम देखें ज्यादातर केसेस में औरतें उत्पीड़न का शिकार हैं। इस बात को समझने की जरूरत है हमारे देश को। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर है, जैसे कि मिनिस्टर्स हो गए या सीबीआई चीफ हो गए, ऐसे लोगों की सोच अगर इतनी छोटी है जिस तरह आजकल देखने में आ रही है, तो फिर इस देश की औरतों की सिक्योरिटी कहां है और कहां हम स्टैंड करते हैं और हम किसके सामने जाके दुहाई करें, वो एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात ये भी है कि आप राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम तरह के लोगों के उससे अपने आप को बचाएं तो बचाएं, बाबाओं से आप कैसे बचाएंगे? आसाराम जी, नारायण साईं जी, इन तरह के तमाम जी से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? देखिए रिपोर्ट। महिलाओं का उत्पीड़न करने के आरोप बड़े बड़े बाबाओं पर भी लग रहे हैं। आसाराम और उनके पुत्र नारायण साईं पर भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून ने पीड़ित लड़कियों को वो हिम्मत दी कि वो अपने साथ हुए दुष्कर्म का बदला ले सके। यूपी की शाहजहांपुर की एक लड़की ने राजधानी दिल्ली में जब आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, तो आसाराम ने अपने भक्तों के दम पर कई बार पुलिस को गिरफ्तार करने की सीधी चुनौती भी दी। लेकिन काफी भागम भाग के बाद कानून के हाथ आसाराम की गिरेबान तक पहुंची गए। शाहजहांपुर की पीड़ित लड़की की हिम्मत ने कुछ और लड़कियों को भी ये हौसला और भरोसा दिया कि देश का कानून देश की महिलाओं की आबरू की रक्षा कर सकता है। तभी तो सूरत की दो बहनों ने एक साथ पिता पुत्र दोनों पर बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज कराया। आपको बता दें कि सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसाराम और नारायण साईं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। इसके बाद सूरत पुलिस ने 6 अक्टूबर को दोनों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। रेप के आरोप लगे तो पुलिस ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को भी पकड़ने का जाल बिछाया, लेकिन पिता की राह पर ही चलते हुए पुत्र नारायण साईं ने भी पुलिस को खूब छकाया। 58 दिनों के बाद आखिरकार साईं की रेस लीला खत्म हुई और अब वो पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आसाराम और बेटे नारायण साईं को कानून के जाल तक लाने में यहाँ भी देरी हुई। पीड़ितों का कहना है कि रसूख और डर ने उन्हें जुबान बंद रखने के लिए मजबूर किया। टीम न्यूज नेशन। तो आइए यहाँ पर एक बार फिर मैं जरा डेविल्स एडवोकेट बन जाऊं। ये बताइए वर्तिका जी कि इन तमाम महिलाओं को आखिर कौन सा भूत चढ़ गया था? क्या इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आसाराम जी क्या कर रहे हैं? क्या इन्हें नहीं समझ में आता था कि नारायण साईं जी क्या करते हैं? क्या इन्हें यह पता नहीं था कि इनके साथ दुराचार किया जा रहा है? और जब सालों तक दुराचार सहती रही और जब वाकई में एक लड़की ने हिम्मत उठाकर आवाज की, तो उसके बाद कई लोग सामने आ गए। ये कौन सी मानसिकता है? तो अजय कुमार जी, जब आप बार बार कहते हैं पुरुष डरते हैं, डरे हुए पुरुष तरह तरह की अंगूठियां पहन लेते हैं और डरी हुई औरतें आश्रमों में चली जाती हैं, क्योंकि औरतों के पास और क्या है? आपने अभी देखा आश्रम में जाइए, शोषण करवाइए। सुनिए ना, महिलाओं के पास ऑप्शन क्या है? घर में कोई सुनेगा नहीं। एनसीडब्ल्यू की हालत आपने देखी है, क्या होगा? उन्हें लगता है शायद यही हमें सच मिलेगा, यही हमें धर्म मिलेगा, तो वहाँ चली जाती है और वहाँ भी ठगी जाती है, वहाँ भी ठगी जाती है। आपने कहा कि आश्रम में जाइए और शोषण करवाइए जी, करवाने संत का जो वो चोला पहन के बैठे हैं, वो जब गाइडेंस देते हैं उस दौरान वो कई चीजों की दुहाई देते हैं। कंसीविंग नहीं हो रहा है, हम रातों रात कंसीविंग हो जाएगा यहाँ पे, कैसे? तो क्या उस समय उस महिला की बुद्धि घास चल रही होती है? क्या अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास भी कहीं पर फॉलो करता है। अंधविश्वास की वजह से वो आज आश्रम में बैठी है। अनुजा जी, मैं आपसे एक बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछूं। कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से झांसा देने की कोशिश करे, क्या ऐसे झांसे में आप आएंगी? झांसा कितने तरीके का होता है आपको मालूम है? एक औरत को देख के झांसे कितने तरीके के निकल जाते हैं, बात को पता है? चार अंगूठियां डाल के रखते हैं, तब उनकी बुद्धि क्या घास चढ़ने गई होती है? अनुजा जी से पूछ रहे हैं या आप हमसे पूछ रहे हैं? तो आप किसी अगर स्ट्रॉन्ग वुमेन से पूछ रहे हैं, भाई आप झांसे में आएंगी नहीं, वो क्यों आएगी? लेकिन वहाँ जो जा रही है वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है, वो एक लेकिन ऐसे देखिए
मैं फिर कह रहा हूँ अवेयर नहीं है। मैं एक बार फिर मान लीजिए कि आज मैं वाकई में बहुत बड़ा डेविल हो गया हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आखिरकार ऐसा क्या चलता रहता है कि आप अपने आप को इतना दबा कुचला महसूस करने लगती हैं कि आप सालों तक शोषण झेल सकती हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती? अजय जी, आप जाइए कैसे घर में, आज आप इतनी बात कर रहे हैं ना, एक बारी सच्चाई में घुस के देखिए, आपको एहसास होगा इस बात का कि दोबारा से आप एक क्वेश्चन और हम औरतों से पूछेंगे नहीं। निकुंज जी, यही सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, क्या ऐसा कमजोर मौका आप लोग कभी आसपास अपने देख पाते हैं जहां आप अपने आप को शोषित करवाने के लिए अपने आप को खुला छोड़ सकते हैं? देखिए, ऐसे मौके बहुत आते हैं और कोई चाहता नहीं है शोषित होना, लेकिन हर इंसान की मानसिकता अलग होती है। कुछ लड़कियां स्ट्रांग होती है हमारी तरह, जो आज यहाँ बैठी हैं और डिस्कशन कर रही हैं और औरतों के हक के लिए लड़ रही है, लेकिन लड़कियां वो भी हैं इस देश में और जो ज्यादा बड़ी सच्चाई है कि उनको शोषित होने के अलावा उनको लगता है कि इसके अलावा रास्ता ही नहीं है कुछ, वो बहुत मजबूर महसूस करती है। अंधविश्वास है, मजबूरी है, मानसिकता है, घर वालों का दबाव होता है, तमाम तरह की चीजें होती है और सोसाइटी का प्रेशर। आप आज भी देख लीजिए, इस पूरे डिस्कशन में बार बार एक ही बात सामने आ रही है कि औरतों की गलती नहीं होती है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमेशा सामने आता है। एक लड़की अगर अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाती तो सबसे पहले सोसाइटी यही पूछती है कि आपकी भी कुछ गलती नहीं। प्रियंका जी, माफ कीजिए, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। निकुंज जी, प्रियंका जी, एक आखिरी टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगा। क्या आज आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि लोग सिर्फ अपने अधिकारों की बात न करें, बल्कि आगे बढ़कर 2 कदम भी बढ़ाएं, ताकि हम कम से कम इस तरह की चर्चाओं को तो बंद कर सकें? ऐसा लगता है तकनीकी दिक्कत है, कुछ उनकी आवाज नहीं आ पा रही। वक्त हमारे पास बहुत कम है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों के सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज कुछ एक सवाल ऐसे आपत्तिजनक थे जो मैंने उठाए। वो इसलिए नहीं क्योंकि शायद ये मेरी सोच है या हमारे चैनल की, वो इसलिए क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर कई पुरुष उठाते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब आज तमाम अपने पैनलिस्ट से हम जानना चाहते थे कि आखिरकार महिलाओं के दिमाग में चलता क्या है, आखिरकार क्यों वो अपने हक की आवाज नहीं उठाती। क्योंकि हम चाहते हैं कि आज नहीं तो कल अपनी हक की आवाज अगर उन्होंने बुलंद नहीं की तो ये शोषण का साइकिल चलता ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आप सबों का शामिल होने के लिए। मेरा नया महिंद्रा मैक्सिमो प्लस, जिसमें है आविष्कारी फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जो आपके एक इशारे पर दे पावर प्लस और जब चाहो माइलेज प्लस, मजबूती में प्लस और व्हील बेस में भी प्लस। ए प्लस, नया महिंद्रा मैक्सिमो प्लस आपको रखे हमेशा आगे। मैं शहर हूं, उम्मीदों का शहर, तरक्की का शहर, हादसों का शहर, हौसलों का शहर। नेशन सिटी, न्यूज नेशन पर आपका शहर, शाम 6 बजे, रात 11 बजे और सुबह 7 बजे। सवाल तो बहुत है। मेरा सवाल है कि रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं? आजादी के इतने सालों बाद भी इंडिया में भ्रष्टाचार क्यों है? इलेक्शन में कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट क्यों? अब हर जवाब मेरे साथ क्वेश्चन आता है। कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ से पूरी दुनिया की दूरी आधे घंटे में तय की जाएगी। इस दौरान आपको मिलेगी राजनीतिक खबरों की टाइम सेविंग जैकेट जल्दी जल्दी, सामाजिक खबरों का एयरबैग जल्दी जल्दी, खेल जगत की सेफ्टी बेल्ट जल्दी जल्दी और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का ऑक्सीजन मास्क जल्दी जल्दी। ये खबरों का सफर है जल्दी जल्दी। आपकी यात्रा खबर मैं हूँ। धन्यवाद।